2.5 किलोमीटर चौड़ा और 15 किलोमीटर लंबा एक आयताकार शहर। एक शहर जिसे जल दुर्ग कहा जाता था। 3 नदियां जिसके किनारे बहती थी। शहर की रक्षा पत्थरों की एक दीवार करती थी जिसमें 64 द्वार बने थे और 570 मीनारें शहर की देखरेख के लिए बनाई गई थी। वर्तमान में ये शहर एक राज्य की राजधानी है, लेकिन कभी यह दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे जीतना असंभव है। हम बात कर रहे हैं पाटलिपुत्र की। भारत के पूर्वी कोने में बना यह शहर 6 साम्राज्यों की राजधानी रहा। इसके बारे में ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने कहा, इतना भव्य शहर पूरे पर्शिया में मौजूद नहीं है। क्या है पाटलिपुत्र का इतिहास, कैसे हुई पाटलिपुत्र की स्थापना, कैसे नष्ट हो गया ये शहर और पाटलिपुत्र पटना कैसे बन गया, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज कहानी पाटलिपुत्र की। पटना ही पाटलिपुत्र है, ये बात हमें मालूम है, लेकिन महज 130 साल पहले तक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए पाटलिपुत्र एक अबूझ पहेली था। यूं 1780 से ही इतिहासकार पटना और पाटलिपुत्र का कनेक्शन जोड़ने में लगे थे, लेकिन ये दोनों शहर एक ही हैं, ये बात बिना सबूतों के तो साबित हो नहीं सकती थी। साल 1878 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने इलाके का सर्वे किया। अलेक्जेंडर को विश्वास था कि पाटलिपुत्र पटना के आसपास ही कहीं दबा है। हालांकि बाकी लोग इससे सहमत नहीं थे। अधिकतर का मानना था कि शहर बाढ़ में बह गया या उसका कोई अवशेष नहीं बचा। इस थ्योरी को गलत साबित किया एक और ब्रिटिश अधिकारी ने, लॉरेंस ऑस्टन वेडल। ब्रिटिश फौज में यह कर्नल थे, साथ ही इतिहास का बड़ा शौक था इनको। साल 1892 में उन्होंने पटना का दौरा किया। वेडल ने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया। चीन से हिंदुस्तान आए ह्वेनसांग और फाहियान ने पाटलिपुत्र के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इनकी मदद से अशोक काल के कुछ अवशेषों को खोज निकाला गया। अपनी रिपोर्ट से वेडल ने लगभग पक्का कर दिया कि पाटलिपुत्र जमीन के नीचे अभी भी दबा है। हालांकि उस दबे हुए शहर को देखने के लिए अभी भी जरूरी था कि एक व्यापक खुदाई की जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने पैसों की कमी का हवाला देते हुए खुदाई से इनकार किया। भारत के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी जमीन में ही दबी रह जाती, लेकिन फिर एंट्री हुई सर रतन टाटा की। टाटा ने पाटलिपुत्र की खोज में कैसे योगदान दिया, ये जानने से पहले थोड़ा और पीछे चलते हैं और जानते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना कैसे हुई। ईसा से 600 साल पहले भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, आपने पढ़ा है। इनमें से एक था मगध। मगध की नींव रखी हर्यंक वंश के राजा बिंबसार ने। बिंबसार के बेटे का नाम था अजातशत्रु और इन्हीं अजातशत्रु के समय में मगध पहला साम्राज्य बना और अजातशत्रु के समय में ही ये भी तय हुआ कि भारत के राज्य राजवंश बनेंगे या गणतांत्रिक व्यवस्था आगे बढ़ेगी। दरअसल मगध के बगल में वृज्जी नाम का एक महाजनपद हुआ करता था। आज के बिहार का ये उत्तरी इलाका समझिए। वृज्जी कबीलों का एक रिपब्लिक यानी संघ था, इसलिए इनके लीडर को राजा नहीं गण प्रमुख कहा जाता था। वृज्जियों के संघ में एक कबीला था लिच्छवी, जिसके गण प्रमुख थे चेतक। बिंबसार के शासन में वृज्जी और मगध में अच्छे रिश्ते थे। बिंबसार की शादी चेतक की बेटी चेलाना से हुई और जैन सोर्सेस के अनुसार इन्हीं चेलाना से अजातशत्रु पैदा हुआ, यानी अजातशत्रु का वृज्जियों से रिश्ता था। ये रिश्ता खराब होना शुरू हुआ कुछ हीरे जवाहरातों के कारण। ये सब क्यों हुआ, इस मामले में भी जैन और बौद्ध सोर्सेस अलग अलग कहानी बताते हैं और ये दोनों कहानियां हम डिटेल में आपको बता चुके हैं। तारीख के उस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फिलहाल आप ये समझिए कि अजातशत्रु के समय में वृज्जी संघ और मगध के बीच लड़ाई हो गई। कहानी कहती है कि अजातशत्रु ने हाथियों, घोड़ों और पैदल सिपाहियों की एक बड़ी फौज इकट्ठा की और वृज्जियों पर आक्रमण किया। अजातशत्रु के समय में मगध की राजधानी थी राजगृह और वृज्जियों की राजधानी का नाम था वैशाली, जो राजगृह से काफ़ी दूर पड़ती थी। इसलिए अजातशत्रु को लगा कि वैशाली पर आक्रमण के लिए उन्हें अपना बेस शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना सप्लाई लाइंस बहुत लंबी हो जाएंगी। और अगर आप थोड़ा भी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हैं तो जितनी लंबी आपकी सप्लाई लाइंस होंगी उतना दिक्कत आएगी आपको लड़ाई लड़ने में, चाहे आप अपनी पेरेंट पोजीशन जो आपकी मेन जगह है वहाँ कितने भी मजबूत हों। अगर आप बहुत दूर जाके लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको दिक्कत आती है।
लिहाजा उन्होंने गंगा नदी के किनारे एक नया बेस बनाया और गंगा किनारे बने इसी बेस का उस जमाने के हिसाब से कहें तो कंटोनमेंट का नाम पड़ा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र एक गांव था जिसे छावनी की शक्ल दे दी गई। यहां से मगध सेना ने वैशाली पर बारंबार आक्रमण किए और अंत में वैशाली को जीतने में वो सफल भी रहे। इस तरह पाटलिपुत्र मगध का एक अहम शहर बन गया। हालांकि राजधानी ये अभी भी नहीं बना था। अजातशत्रु के बाद उनके बेटे उदयन ने मगध का और विस्तार किया। साथ ही मगध की राजधानी राजगृह से वो पाटलिपुत्र ले गए। पाटलिपुत्र 3 नदियों के किनारे बसा हुआ था, गंगा, सोन और गंडक। इसी कारण ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज ने इसे जल दुर्ग की उपाधि दी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का व्यापक विवरण किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र के बाहर एक खाई खुदी हुई थी जो 600 वर्ग फीट चौड़ी थी और शहर की रक्षा के लिए बनाई गई थी। इस खाई में सोन नदी से पानी आता था। दूसरे विवरण बताते हैं कि पूरे शहर को लकड़ी से बनाया गया और यह दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक था। पाटलिपुत्र में एक के बाद एक कई ताकतवर राजवंशों ने राजधानी बनाई अपनी। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग और फिर अंत में गुप्त वंश के राजा पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाते रहे। ऐसे में एक सवाल बनता है कि मगध साम्राज्य के बारे में हमें पता है कि यह सुदूर अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में फैला था हिंदुस्तान के। फिर इसकी राजधानी एकदम पूर्व में क्यों स्थित थी, पटना के पास? रियल एस्टेट की तरह यहां भी एक जवाब है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। जैसे कि हमने पहले बताया, 3 नदियों से घिरे होने के चलते पाटलिपुत्र को नेचुरल सुरक्षा मिलती थी कि जिसको भी आना है इन बड़ी बड़ी नदियों को पार करके आना पड़ेगा, मॉनसून में तो आ ही नहीं सकते। फिर दक्षिण में विंध्य की पहाड़ियां और जंगल थे जहां हाथी होते थे और जिसके पास हाथी उसके पास मजबूत फौज। इसके अलावा यहाँ लोहे की खानें थीं जो हथियार बनाने के काम आता था। उस जमाने में मेटलर्जी भी थी। पाटलिपुत्र उत्तर और दक्षिण से आने वाले ट्रेड रूट के संगम पर पड़ता था। उसके बगल में काशी भी था जो ट्रेड के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। एक बड़ा पोर्ट था गंगा नदी पे। पाटलिपुत्र के पास मौजूद नदियों से भी ट्रेड होता ही था, गंगा वहाँ से भी जाती थी, जिसके चलते यहाँ महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। पाटलिपुत्र न सिर्फ पॉलिटिक्स का केंद्र हुआ करता था बल्कि संस्कृति, साहित्य और विज्ञान के फील्ड में भी एक से एक दिग्गज पाटलिपुत्र में ही हुए। मसलन शून्य की खोज करने वाले या उसे समझने वाले कह लीजिए आर्यभट्ट यहाँ हुए। व्याकरण के महाज्ञाता पाणिनि, कामसूत्र लिखने वाले वात्स्यायन, इन सब का रिश्ता पाटलिपुत्र से था। ऐसे तमाम कारणों के चलते लगभग 800 साल तक पाटलिपुत्र राजधानी और भारत का केंद्र बना रहा। हालांकि 550 ईस्वी में गुप्त वंश के खात्मे के साथ ही पाटलिपुत्र का जो सितारा था ढलने लगा, महत्व कम होने लगा और आगे चल के ये शहर पूरी तरह नष्ट भी हुआ। अब पाटलिपुत्र बर्बाद कैसे हुआ, इसे लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं। बौद्ध ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में एक भविष्यवाणी की, कहा था कि ये एक महान शहर होगा लेकिन इसे सिर्फ 3 चीज़ों से खतरा रहेगा, आग, पानी और आंतरिक कलह। बुद्ध की बात कुछ हद तक सही भी साबित हुई। आग और पानी इसके बर्बादी के बड़े कारण बने। हालांकि पाटलिपुत्र पर कई बार बाहरी आक्रमण भी हुआ। पाटलिपुत्र पर पहले आक्रमण का जिक्र मिलता है शुंग वंश के दौरान। सिकंदर जब भारत से वापस लौटा तो पीछे अपने क्षत्रप छोड़ गया। ये लोग बाद में इंडो ग्रीक्स कहलाए और ऐसे ही एक इंडो ग्रीक राजा का नाम था मेनेंडर। ग्रीक सोर्सेस के मुताबिक मेनेंडर ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने की कोशिश की। मेनेंडर ने बाद में नागसेना नाम के एक बौद्ध भिक्षु से डिबेट भी की, जिसमें हार के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। मेनेंडर के अलावा कई और ग्रीक राजाओं ने पाटलिपुत्र पर हमले की कोशिश की। युग पुराण में एक जगह जिक्र आता है कि यमनों यानी ग्रीक्स ने साकेत यानी अयोध्या और कुसुम ध्वज पर आक्रमण किया। कुसुम ध्वज पाटलिपुत्र का ही एक और नाम था। पाटलिपुत्र पर दूसरा आक्रमण सम्राट अशोक के बाद हुआ। यह हमला कलिंग नरेश खारवेल ने किया ताकि वो अशोक के हमले का बदला ले सके। हाथी गुम्फा के अभिलेख बताते हैं कि राजा खारवेल पाटलिपुत्र से एक जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी वापस ले गए थे जो नंद राजाओं के दौर में कलिंग से पाटलिपुत्र लाई गई थी। इन दोनों आक्रमणों के बावजूद आगे लगभग 400 साल तक और पाटलिपुत्र राजधानी रहा, लेकिन फिर 550 ईस्वी के बाद इसके बुरे दिन शुरू हुए। साल 637 ईस्वी में ह्वेनसांग पाटलिपुत्र आते हैं। ह्वेनसांग ने लिखा कि शहर लगभग बर्बाद हो चुका था, लोगों की गिनती 1000 तक सीमित हो गई थी। ह्वेनसांग के अनुसार पुराने पाटलिपुत्र की इमारतें जर्जर हो चली थीं और लोग उन्हें छोड़कर गंगा के ठीक बगल में बस गए थे। आगे इस शहर की हालत और ख़राब होती गई और पुराना पाटलिपुत्र इतिहास में लगभग
खो सा गया। पाटलिपुत्र के गायब होने के पीछे कुछ कारण बताए जाते हैं। जैन सोर्सेस के अनुसार सोन नदी में आई बाढ़ इस शहर को बहा कर ले गई। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि हूणों का आक्रमण भी पाटलिपुत्र की बर्बादी का एक कारण हो सकता है। पाटलिपुत्र के पास खुदाई में राख की एक मोटी परत बताती है कि यहाँ भी आग लगी थी। असली कारण जो भी रहा हो, 7वीं सदी के बाद पाटलिपुत्र एक के बाद एक राजाओं के अधीन होता रहा। आधुनिक इतिहास में हम आ जाएं तो बड़ा सवाल यही बचता है कि पाटलिपुत्र पटना कैसे बना। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद बिहार का इलाका लगातार हमले झेलता रहा। मॉडर्न नक्शे के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान में तक्षशिला और यहाँ बिहार में नालंदा समेत कई विश्वविद्यालय तोड़ दिए गए और पाटलिपुत्र का महत्व कम होता चला गया। 16वीं सदी में शेर शाह सूरी, जो सासाराम के रहने वाले थे, उन्होंने यहाँ पर एक किला बनवाया। कहानी कहती है कि एक सैन्य अभियान से लौटते हुए गंगा के पास खड़े होकर शेर शाह सूरी ने एक नए शहर के बारे में सोचा। इसी का नतीजा था पटना, जो पुराने पाटलिपुत्र के ऊपर बना। अंदाजे के अनुसार 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच पाटलिपुत्र को पटना कहा जाने लगा। हालांकि पटना के अलावा भी शहर के कई नाम रहे। साल 1704 की बात है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने बेटे मोहम्मद अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया। अजीम ने अपने पिता से दरख्वास्त की कि पटना का नाम बदला जाए और तब औरंगजेब ने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया। औरंगजेब हालांकि ज़्यादा समय तक जिंदा रहे नहीं। इस घटना के बाद, उनकी मौत के बाद सत्ता के लिए उनके बेटों में लड़ाई छिड़ी और मोहम्मद अजीम भी सत्ता के दावेदारों में से एक था। किस्सा है कि भाइयों के बीच होने वाली एक लड़ाई के दौरान अजीम जिस हाथी पर बैठा हुआ था उसे गोली लगी और वो घबराकर भागने लगा। भागते हुए उसने रावी नदी में छलांग लगाई। नदी के पास दलदल में डूबने से हाथी और शहजादे दोनों की मौत हो गई। पटना पर वापस आते हैं। औरंगजेब ने पटना को अजीमाबाद नाम जरूर दिया था, लेकिन आम लोग फिर भी इसे पटना ही बुलाते रहे। एकदम पीछे जाएं तो अजातशत्रु से पहले पाटलिपुत्र को पाटलीग्राम कहा गया। ग्रीक इसे पलिबोथ्रा कहते थे। इनके अलावा पलिम्बोत्र भी पटना का एक नाम मिलता है। इन सब नामों के पीछे वजह ये थी कि यहाँ पाटली नाम का एक पेड़ होता था और इस पेड़ के फूल काफ़ी खुशबूदार होते थे। फूलों के चलते ही इसे कुसुमपुर या पुष्पपुर भी कहा गया। वर्तमान नाम पटना के पीछे भी कई कहानियां हैं। संस्कृत में पटन का मतलब होता है बंदरगाह। गंगा आदि नदियों के कारण यहाँ बड़े बंदरगाह हुआ करते थे एक वक्त, जिसके कारण इसका नाम पटना पड़ा होगा। इसके अलावा यहाँ पटन देवी का मंदिर भी है। संभवतः ये भी एक वजह रही हो नाम की। नामों की बात के बाद अब जानते हैं कि पाटलिपुत्र खोजा कैसे गया। एपिसोड की शुरुआत में हमने बात की थी कि साल 1900 तक ये बात पक्की हो चुकी थी कि पटना ही पाटलिपुत्र है, या ऐसे आप कह दीजिए कि पाटलिपुत्र पर ही पटना बसा है। लेकिन इस प्राचीन शहर के अवशेष तो ज़मीन में दबे थे। व्यापक खुदाई की ज़रूरत थी। अंग्रेज़ ने कह दिया कि पैसा नहीं है, जबकि उनके राज में तो वो लोग दावा करते थे कि सूरज ही नहीं डूबता था। तब रतन टाटा सामने आते हैं। वर्तमान वाले नहीं, जमशेद जी टाटा के बेटे रतन जी टाटा की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने पाटलिपुत्र की खुदाई के लिए 20,000 रुपये सालाना का ग्रांट देना कबूल किया, वो भी अनलिमिटेड समय तक, कि जब तक आपको लगेगा मैं हर साल 20,000 रुपये दूंगा। पटना के पास कुम्हरार में खुदाई शुरू हुई, जिसमें हर रोज़ 1300 लोग काम करते थे। लंबे वक्त तक चली खुदाई के बाद 7 फरवरी 1913 के रोज़ पाटलिपुत्र का प्राचीन शहर खोज लिया गया। इसके बाद 4 साल तक खुदाई और चली, जिसमें ऐतिहासिक अवशेष, कॉइन्स और मूर्तियां खोजी गईं। आज भी ये अवशेष पटना के म्यूजियम में रखे हुए हैं। इसी किस्से के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। कमल ने लिखा और जतिन ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।